चलिए सुनते हैं आज की एक और मेरी नई कहानी। कहानी का नाम है 17 साल की जूही का पहला दर्द। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। आशिफ दुकान बंद करके जब अपने घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाकर ठिठक गया। अंदर से उसके अम्मी अब्बा के बोलने की आवाज आ रही थी। दुल्हन तो मुश्किल से 16-17 साल की है और मास्टर साहब 40 से 45 के बेचारी। इतना सुनते ही आसिफ जल्दी से दरवाजे की आड़ में हो गया और सांस रोककर सारी बातें ध्यान से सुनने लगा। ऐसी शादी से तो बेहतर होता कि लड़की के माँ बाप उसे जहर देकर मार डालते। आसिफ की अम्मी सलमा ने कहा, तुम नहीं जानती सलमा, लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे, गरीब मामा मामी ने ही परवरिश की है। चार लड़कियां ब्याहने को है, अब्बा ने बताया। यह भी कोई बात हुई, कम से कम उसकी जोड़ का लड़का तो ढूंढ लेते। इतनी हसीन और कमसिन लड़की को इस बूढ़े के पल्ले बांधने की क्या जरूरत पड़ी थी, जिसके पहले से ही 4 बच्चे हैं। हाय, मुझे तो उसकी जवानी पर तरस आ रहा है। कैसे देख रही थी वह मेरी तरफ, इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। अम्मी ने कहा। आशिक इसके आगे कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह धीरे से अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। आशिक आंखें मूंद कर सोने लगा। क्या वाकई वह 16-17 साल की है? क्या सचमुच की हसीन है? अगर वह खूबसूरत लगती होगी तो मास्टर साहब की कमजोर आंखें उसके हुस्न की चमक कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। आज की रात क्या वह मास्टर साहब? यह सोचते सोचते उसका सिर चकराने लगा और कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद आशिफ की अम्मी खाना रख कर चली गई, मगर उससे न खाया गया। बड़ी मुश्किल से वह थोड़ा सा पानी पीकर बिस्तर पर लेट गया, पर उसे नींद भी नहीं आई। रात भर करवटें बदलते हुए वह ना जाने क्या क्या सोचता रहा। सुबह हुई तो आसिफ मुंह में दातून दबाए छत पर चढ़ गया और बेकरारी से टहल टहल कर मास्टर साहब के आंगन में झांकने लगा। कुछ ही देर में आंगन में एक परी दिखाई दी। उसे देखकर आशिफ अपने होशो हवास खो बैठा। फिर कुछ समझने के बाद उसकी खूबसूरती को एकटक देखने लगा। परी को भी लगा कि जैसे वह उसे देख रहा है। उसने निगाहें ऊपर उठाए तो आशिफ को देखकर वह शर्मा गई और छिप गई, लेकिन आसिफ उसका मासूम चेहरा आंखों में लिए देर तक उसके ख्यालों में डूबा रहा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, दिल में नई चाहत सी उमड़ पड़ी थी। वह फिर उस परी को देखना चाहता था, पर वह नजर नहीं आई। इसके बाद आशिफ रोज सुबह सुबह मुंह में दातून दबाए छत पर चढ़ जाता। परी आंगन में आती, उसकी निगाह आसिफ की निगाह से टकराती, फिर वह शर्मा कर छुप जाती। लेकिन एक दिन आसिफ को देखकर उसकी निगाह झुकी नहीं, वह उसे देखती रही। आशिक उसे देखता रहा। फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फूटने लगी और बाद में इशारेबाजी भी होने लगी। अब उन दोनों के बीच केवल बातें होनी बाकी थी। इसके लिए आसिफ को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। मास्टर साहब सुबह सुबह घर से निकलते थे और शाम को ही लौटते थे। उनके बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। घर में केवल मास्टर साहब की अंधी बहरी माँ रह जाती थी। एक दिन उस परी का इशारा पाकर नजर बचाकर घर में घुस गया। वह बड़े प्यार से उसे अपने कमरे में ले गए और पलंग पर बैठने का इशारा करके खुद भी पास में ही बैठ गई। थोड़ी घबराहट के साथ दोनों में बातचीत शुरू हुई। उसने अपना नाम जूही बताया, आशिफ ने भी उसे अपना नाम बताया। फिर दोनों ने यह जाहिर किया कि वे एक दूसरे पर दिलो जान से मरते हैं। आशिफ ने जूही के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वह सिर उठी, फिर उस पर नशा सा छाने लगा। आशिफ उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। वह खामोश थी और खुद को आसिफ के हवाले करती चली गई। कुछ देर बाद जब वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो जूही अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। ऐसा दुख जिसका आसिफ को पहले से ही अंदाजा था, लेकिन उसके मुंह से सुनकर आशिफ को पूरा यकीन हो गया। इससे उसका हौसला और भी बढ़ गया। वह जूही को बाहों में भरते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उसके बाद तो इस खेल का सिलसिला सा चल पड़ा। इस चक्कर में आसिफ अब सुबह के बजाय दोपहर को दुकान पर जाने लगा। वो सुबह रोज 10 बजे तक मास्टर और उनके बच्चों के स्कूल जाने का इंतजार करता। जब वे भी चले जाते तो जूही का इशारा पाकर वह उसके घर में चला जाता। एक दिन मास्टर साहब के बेडरूम में पलंग पर लेटकर रेडियो पर गाने सुन रहा था। जूही उसके लिए रसोई में चाय बना रही थी। दरवाजा खुला हुआ था, जबकि वह रोज अंदर से बंद कर देती थी। अचानक मास्टर साहब आ गए। उनका कोई जरूरी कागज छूट गया था। आशिफ को अपने पलंग पर आराम से पसरा देख मास्टर साहब के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने सब्र से काम लिया और अलमारी से कागज निकालकर चुपचाप रसोई घर में चले गए और जूही से पूछा, आसिफ यहाँ क्या कर रहा है? अचानक मास्टर साहब की आवाज सुनकर जूही का जिस्म हिल गया और चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी, लेकिन जल्द ही वह संभलते हुए बोली, जी कुछ नहीं, जरा रेडियो का तार टूट गया था, मैंने उसे बुलाया है। मास्टर साहब फिर कुछ ना बोले और चुपचाप घर से बाहर निकल गए।
मास्टर साहब के बाहर जाने के बाद ही जूही की जान में जान आई। वह चाय छोड़कर कमरे में आ गई। आसिफ अभी तक पलंग पर सहम हुआ बैठा था। आसिफ ने कांपती आवाज में पूछा, मास्टर साहब चले गए? हाँ, जूही ने कहा। लगता है उन्हें शक हो गया है। जूही ने चिंता में डूबते हुए बोली। कुछ नहीं होगा, आसिफ ने उसका कंधा दबाते हुए कहा। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वह दुकान पर चला गया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक मिलने से परहेज किया, लेकिन फिर से यह खेल चल पड़ा। सालों तक चलता रहा। उसी दौरान जूही 2 बच्चे भी हो गए। एक दिन मास्टर साहब काफी गुस्से में घर में दाखिल हुए। किसी ने जूही के खिलाफ उनके कान भर दिए थे। जूही को देखते ही मास्टर साहब उस पर बरस पड़े। क्या समझती हो अपने आप को? आज के बाद अगर यहाँ आशिक आ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मास्टर साहब गुस्से में आसिफ के अब्बा के पास जाकर चिल्लाने लगे, अपने लड़के को समझा दीजिए, मेरी गैरमौजूदगी में वह मेरे घर में घुसा रहता है। आज के बाद उसे वहां देख लिया तो गोली मरवा दूंगा। आसिफ के अब्बा निहायत ही शरीफ इंसान थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को खूब डांटा फटकारा। इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन आसिफ ने मास्टर साहब को रास्ते में रोक लिया। अब्बा से क्या कहा तुमने? मुझे गोली मरवाओगे, तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अगर उनसे कुछ कहा तो आसिफ ने मास्टर साहब का गिरीबान पकड़कर धमकी दी। उसके बाद ना तो मास्टर साहब ने आसिफ को गोली मरवाए और ना ही आसिफ ने मास्टर साहब की खोपड़ी उड़ाए। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई। जिस्म का खेल बंद हो गया, लेकिन आंखों का खेल जारी रहा और आसिफ इंतजार करता रहा जूही के बुलावे का। पर जूही ने उसे फिर कभी नहीं बुलाया। हाँ, उसने एक खत जरूर आसिफ को भिजवा दिया, जिसमें लिखा था, तुम तो जानते हो कि मैं किस मजबूरी में इस अधेड़ आदमी से ब्याही गई हूँ। अगर यह भी मुझे छोड़ देगा तो फिर मुझे कौन अपनाएगा? अब मेरे बच्चे भी हैं, उन्हें कौन सहारा देगा? यह सब सोचकर डर सा लगता है। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। खत पढ़ने के बाद आसिफ ने दरवाजे पर खड़े खड़े बेबसी से जूही की तरफ देखा और भारी कदमों से दुकान की तरफ बढ़ गया। ऐसे रिश्ते का खात्मा तो होना ही था। मास्टर साहब की भलमन चाहत थी कि जूही और आसिफ सही सलामत रह गए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।